जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। साथियों, अगर आपको डेली यूपी जीके के क्यूज देनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें आप अपने यूपी जीके को अच्छा बनाने के लिए। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, अब हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न। साथियों, इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कार्ड किसके कारण होता है? जो गाय का जो दूध होता है वह हल्का जो पीला होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली का नाम क्या है? तो क्या रहेगा? शारदा नहर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, शारदा नहर। इसका निर्माण 1920 से लेकर 1928 के बीच किया गया था। कब? 1920 से लेकर 1928 में किया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसे उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया? उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, टोडरमल किससे संबंधित हैं? जो टोडरमल है इनका संबंध किससे है? तो साथियों, टोडरमल का संबंध है भूमि कार्य के सुधार से। टोडरमल ने अपना विशेष योगदान दिया था भूमि कार्य के सुधार करने में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है? जो मानस वन्य जीव उद्यान है ये कहाँ है? तो ये कहाँ जाएगा? ये असम में है। मानस वन्य जीव उद्यान असम में है। इसे 1928 में इसकी घोषणा 1928 में की गई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, भारतीय रेलवे ने किस प्रकार के सहयोग से बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस आरंभ की है? भारतीय रेलवे ने किस सरकार के सहयोग से बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस आरंभ की है? तो किसके सहयोग से की है? उत्तर प्रदेश व बिहार सरकार के। उत्तर प्रदेश व बिहार सरकार की सहायता से की थी। कब? 2007 में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब की थी तो कब? 2007 में की थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस कब? 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, भारत के संविधान में संघ सूची या राज्य, भारत के संविधान में संघ सूची या राज्य सूची 1 में किसी अनुसूची में दी गई है? किस अनुसूची में दी गई है? तो किसमें? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में दी गई है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या हो जाएगा? दशावतार मंदिर के लिए प्रसिद्ध देवगढ़ किस जनपद में है? जो दशावतार मंदिर है ये देवगढ़ किस जिले में पड़ता है? तो कहां पड़ता है? जो दशावतार मंदिर है ये ललितपुर के देवगढ़ नामक स्थान में पड़ता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, निम्न में से स्वीडन की राजधानी है। इनमें से स्वीडन की राजधानी कहां हो जाएगी? तो कहां हो जाएगी? वर्ण। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, वर्ण। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? इनमें से ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कौन सा? घूमर। एक गाना आया था घूमर घूमर करके। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकता है? इनमें से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? अमीबा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, अमीबा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? एरिया के हिसाब से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? आपको पता है कौन सा? चौथा स्थान है। यूपी 4th रैंक पर आता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14,
ताजमहल के पीला होने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो ताजमहल है ये पीला हो रहा है, ये किसके कारण से पीला हो रहा है? तो किसके? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये पीला हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? मतलब विदेशी व्यक्ति। जो भारत रत्न है ये किस विदेशी व्यक्ति को सर्वप्रथम दिया गया था? तो उनका नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या है? फोनोग्राफ का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? जो फोनोग्राफ है इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार 1876 कब? 1876 में थॉमस अल्वा एडिसन। किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। फोनोग्राफ का आविष्कार 1876 ईस्वी में थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। इसे ग्रामोफोन भी कहते हैं। क्या? इसे ग्रामोफोन भी कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा? एक एसयूवी कम्युनिकेशन डिवाइस, एक एसयूवी कम्युनिकेशन डिवाइस जो बिना तार के नोटबुक से कम्युनिस्ट हो जाती है, जो किसी भी बिना तार के नोटबुक से कम्युनिकेट हो जाती है, वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? तो क्या? यूएसबी वायरलेस नेटवर्क अडॉप्टर। आपने नहीं देखा जो जैसे कि अगर आप मतलब अडॉप्टर या छोटे छोटे जिनसे हम मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, अपना सिम कार्ड लगा सकते हैं, उन्हें अडॉप्टर कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत हुई? यूपी में किस वर्ष पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो कब की गई थी? 2020। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा 2020। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, शब्द पखेरु पुस्तक की लेखिका कौन है? जो शब्द पखेरु पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों शब्द पखेरु पुस्तक नासरा शर्मा, ये नासरा शर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। शब्द पखेरु एक उपन्यास है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित किए गए थे? 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया गया था? तो कहां किया गया था? गोल्ड कोस्ट। ये कहां है? ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इनमें से ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए एक मुख्य केंद्र था? तो कौन है? ताम्रलिप्ति। ऑप्शन नंबर डी रहेगा ताम्रलिप्ति। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था? कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 के तहत। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या हो जाएगा? 23वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? जो 33वें ओलंपिक खेल हैं 2024 में, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन करेगा? फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगी। कहां? फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये गेम होंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? जो फ़ारेनहाइट की स्केल होती है इसमें पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपसे पूछा था कि वो कितना हिमांक, हिमांक कितना होता है? तो कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट। 32 फ़ारेनहाइट हिमांक होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज सौर ऊर्जा से चलता है? भारत का भाई कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहां का पूरा कामकाज सोलर से संचालित है? तो वह कौन सा है? दमन और दीव। ऑप्शन डी दमन और दीव। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है इसके स्थान पर क्या बनाया गया? मतलब किसका निर्माण किया गया? तो किसका? मानवाधिकार परिषद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मानवाधिकार परिषद। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27, किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग बैंक
की स्थापना की गई? सिडबी की स्थापना कब की गई? जो सिडबी बैंक है इसकी स्थापना कब की गई? तो साथियों सिडबी बैंक की स्थापना 1990। कब? सिडबी बैंक की स्थापना 1990 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे कि सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अक्षांश से, जो चतुर्दिक अक्षांश है इसकी डोनल्ड ट्रम्प की ओर बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? डोनल्ड ट्रम्प की ओर बहने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? व्यापारिक हवाएं। ऑप्शन में हो जाएगा व्यापारिक हवाएं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध कैसा होता है? अगर हम किसी एक अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या उसका प्रतिरोध जो है ना घट जाएगा, उसका प्रतिरोध घट जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या होगा? प्रश्न नंबर 30। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? जो भारत सेवक समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? गोपाल कहर गोखले। ऑप्शन नंबर सी होगा गोपाल कहर गोखले ने 1905 में। कब? 1905 में इसकी स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? हमारे भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने वाला आयोग कौन सा है? उस आयोग का नाम हमें बताना है। उस आयोग का नाम क्या है? तो साथियों उस आयोग का नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र, यूपी के किस स्थान पर वन्य जीव संरक्षक प्रशिक्षण केंद्र है? ये कहां पर है? ये कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कालागढ़ में है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33। भारत के किस राज्य में घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाता है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने वर्षा जल को संचय करने के लिए अनिवार्य कर दिया है? तो कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अनिवार्य कर दिया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं रखती है या अपना संबंध नहीं रखती है? तो कौन सी? आसियान। ऑप्शन नंबर जाएगा आसियान। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? जो यमुना नदी है ये यूपी में कहां से प्रवेश करती है? तो कहां से करती है? सहारनपुर। कहां? सहारनपुर से करती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36। नागार्जुन कोंडा स्तूप भारत के किस राज्य में है? जो नागार्जुन कोंडा स्तूप है ये भारत के किस राज्य में है? तो कहां? ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37। 50 के नए नोट पर किसकी आकृति छपी हुई है? जो 50 का नया नोट है इस पर किसकी आकृति छपी हुई है? तो कौन छपा है? हम्पी के रथ। हम्पी के रथ छपे हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ? ये देहरादून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा देहरादून। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। तो साथियों इसके बाद हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। साथियों तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर पहला क्या है? कुछ गए फोड़ा और ससुर वैद। कुछ गए फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब ऐसी जगह फोड़ा है और ससुर वैद है। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी धर्म संकट की स्थिति। धर्म संकट की स्थिति। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 115। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? देखो नाक उसमें है, मिलान में है, उपसर्ग में है, लेकिन कुचेष्टा क्या? कुचेष्टा में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 116। दोष हर्ता शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? जो दोष हर्ता है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? आपको इसमें तो सीधा सीधा दिखा गया हर्ता। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 117। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा? सुंदर।
सुंदर एक विशेषण है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 118, दिन शब्द का विशेषण रूप क्या है? जो दिन है इसका विशेषण रूप क्या हो जाएगा? तो क्या दैनिक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दैनिक। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 119, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा? ऋतु, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऋतु। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो कौन सी? जयपुरी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 121, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? जो वाक्य हैं इनका वर्गीकरण कितने आधार के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए, 2। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 122, किसी पद का अर्थ दर्शाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी पद का अर्थ जो है ना बताने के लिए हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? किसका? कोष्टक का, कोष्टक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 123, लता शब्द का बहुवचन है। जो लता शब्द है इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? लताएं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा लताएं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इनमें से कौन सा एक दीर्घ स्वर है? तो कौन सा? बड़ा आ, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बड़ा आ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 125, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपिबद्ध चिन्ह होते हैं, सॉरी लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो चलिए साथियों देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। लिपिबद्ध चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं ना, क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वर्णमाला, वर्णमाला कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 126, ज्येष्ठ शब्द का तद्भव शब्द है। जो ज्येष्ठ है इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जेठ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 127, जो सर्वनाम प्रवक्ता, जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा सर्वनाम है जो किसी श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 128, निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताइए। दाता का विलोम क्या हो जाएगा? तो दाता शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या? याचक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा याचक। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित विकल्पों में से कर्ण कारक का उदाहरण है। इनमें से कर्ण कारक का उदाहरण कौन सा है? बच्चा पतंग उड़ाता है, राजा ने भिखारी को दान दिया, खान से हीरे निकले, वढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है। तो क्या? वढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, मतलब संबंध दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 130, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो कौन सी है? गिराना, ऑप्शन नंबर सी है गिराना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 131, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? इनमें से वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? वह जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 132, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? उद्देश्य होता है इसमें कर्ता के साथ साथ और किसका प्रयोग होता है? तो किसका होता है? कर्ता विधेय, कर्ता विधेय। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 133, सन्मार्ग शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो सन्मार्ग शब्द है ये किस संधि का उदाहरण है? तो किसका है? व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यंजन संधि। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 134, कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ के लिए हमें एक शब्द बताना है। जो कांटों से भरा हुआ है उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंटकाकीड़। क्या? कंटकाकीड़। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ जो हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा एक समानार्थी है? देखते हैं इसके ऑप्शन। हमें समानार्थी शब्द बताना है। क्या? समानार्थी शब्द बताना है। आदान प्रदान, आग पानी, अमीर धनवान। तो क्या हो जाएगा? अमीर और धनवान, यही एक समानार्थी शब्द है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 136, लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या है? लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी,
दोष किसी का पर नाम किसी और का। मतलब अगर आपने कोई काम गलत नहीं किया है फिर भी आपका नाम गलत रखा जा रहा है, मतलब आप पर दोष बिना किसी वजह के लगाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 137। जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जैनेन्द्र प्रकाश की भाई कौन सी रचना है जिसके लिए उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, परख के लिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 140। गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल में कौन सा समास है? तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 141। सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है? सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है कि नारी ही की सारी है कि नारी ही की सारी है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संदेह अलंकार। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 142। अली शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अली है, इसका अर्थ क्या क्या हो सकता है? तो भंवरा और कोयल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 143। सुख सूख, इसका अर्थ क्या होगा? सुख और सूख क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुख और जौ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 144। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव है, इनकी संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है संचारी भाव 33 होते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? 145। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे तथा आप लोग ये बताएंगे कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है और आज के 75% में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।